मैं खाना जंगी पे बात कर रहा था 71 की, और उसके कुछ इवेंट्स पे मैंने पहले बात की है। तो अभी हम 12 साल के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ एक दो और इंसिडेंट भी ऐसे हुए जो बड़े इंतहाई सबक आमोज़ भी हैं और हमारी तारीख का एक तारीख सफ़ा भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि चूँकि मैं ही वाहिद उसका विटनेस हूँ इस वक्त, तो मैं उन्हें भी सामने लाना चाहता हूँ। तो 12 साल में जब हम लोग पहुँचे तो उधर से ढाका से जो फोर्स आ रही थी वो भी पहुँच गई उधर, और उनमें भी कई अवार्ड्स जो हैं वो बांटे गए शहर की फतह के लिए। और जनरल रहीम खान थे इस सारे ऑपरेशन के इंचार्ज, मेजर जनरल रहीम खान। और ये मेजर जनरल रहीम खान वो ज़ात शरीफ हैं जो जब सरेंडर हो रहा था तो एक ऐसा हेलीकॉप्टर, आखिरी हेलीकॉप्टर जिस पे CMH ढाका की डॉक्टर्स, ख़वातीन डॉक्टर्स और नर्सों ने बर्मा की तरफ निकलना था, वो हेलीकॉप्टर खड़ा था उनके इंतज़ार में। तो जनरल रहीम वहाँ पहुँच गए और इन्होंने पायलट को कहा कि फ़ौरन मुझे उड़ाओ और लेट्स गो टू बर्मा। उसने कहा सर वो औरतें आ रही हैं तो मैं तो उनके इंतज़ार में हूँ। जनरल सेड आई ऑर्डर यू टू मूव। जनरल रहीम ने इन ए सेंस, मैं तो इसको यही कहूँगा कि हेलीकॉप्टर को हाईजैक किया और उसे लेके बर्मा चले गए। बर्मा से वो पाकिस्तान वापस आए और यहाँ पे शायद उन्हें चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ लगा दिया गया, यानी नंबर 2 टू आर्मी चीफ। और फिर वो सेक्रेटरी डिफेंस भी बने पाकिस्तान के, फिर PIA के चेयरमैन भी बने। और किसी को ख्याल नहीं आया कि ये वहाँ से कैसे निकले थे अपनी पूरी कमान को छोड़ के। जब कोई डिवीजन, कोई फौज शिकस्त खा रही हो तो उसके कमांडर भागा नहीं करते, उसके कमांडर उनके साथ रहते हैं। थिक और थिन में उनको गुजरना पड़ता है, जेलों में और कैंपों में और खारदार तारों के अंदर उनको रहना पड़ता है अपने ट्रुप्स के साथ। लेकिन जनरल रहीम ने वो हेलीकॉप्टर पकड़ा और निकल आए। बहरहाल यही रहीम खान थे जो उधर 12 साल के भी फातेह कहलाए। तो जब मेरा उनसे तारुफ हुआ तो उन्होंने कहा कि ये एक पलटन 6 पंजाब अभी अभी शायद खारियां से आई थी, फ्लाई करके ट्रूप्स भेजे जा रहे थे ढाका। तो ये पलटन अभी आई है, तो तुम इनके साथ, तुम तो 12 साल को जानते हो अच्छी तरह। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो जनरल ने मुझे कहा कि तुम इनके साथ एज ए गाइड रहोगे, तुम जसौर वापस नहीं जाओगे। तो मुझे और क्या चाहिए था, अंधा क्या चाहे दो आंखें। चूँकि 12 साल से मुझे बड़ी मोहब्बत थी, 12 साल के दरिया, 12 साल के जंगल, 12 साल के लोग, मैं उन्हें ना कभी पहले भूला हूँ ना कभी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक भुला सकूँगा। तो मैं वहीं पे ठहरा। 2-4 दिनों के बाद ये यूनिट, इसको कमांड कर रहे थे कर्नल आतिफ। वो आप जानते हैं पाकिस्तान के एक ओलंपियन हीरो थे। 64 के हॉकी ओलंपिक्स जो हुए थे टोक्यो में, उसमें उन्हें गोल्ड मेडल पाकिस्तान टीम ने लिया था और उनके पास भी था। तो कर्नल आतिफ एक बड़े जिंदा दिल इंसान थे, तो उन्होंने मुझे अच्छा लुक आफ्टर भी किया, हालांकि मैं आउटसाइडर था। तो फिर क्या हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान का जो गांव है, शायद गोपालगंज नाम था, और इनका बिनोई था अब्दुल रब सरनियाबाद, जो धान मंडी में ही कत्ल हुआ शेख साहब के साथ ही। तो सरनियाबाद और उसके लोगों ने गोपालगंज में जो गवर्नमेंट रही थी वो लूटी थी। तो 3-4 करोड़ रुपया था उसमें। तो हमने इनको फॉलो किया और ये बजरों में, कश्तियों में भाग गए, क्योंकि दरिया नदी नाले तो हर तरफ थे। और कुछ बोरियां ये दरिया में फेंक गए, कुछ किनारे पे पड़ी हुई थी।
तो वो इकट्ठी कर ली गई और अगले दिन किसी हिंदू की हवेली थी बहुत बड़ी, तो वो रकम उधर जमा की गई। तो कर्नल आतिफ ने मुझे कहा कि आफ्ताब, मैं चाहता हूं कि तुम इसकी काउंटिंग के इंचार्ज बनो। तो वो ड्राइंग रूम में, बरामदों में बोरियां भीगी हुई सूखी क्योंकि नोट उन दिनों में छोटे हुआ करते थे। तो वो कर्नल आतिफ ने मुझे कहा कि ये तुम काउंटिंग करवाओ, शहर के तुम बैंकों के अकाउंटेंट्स वगैरह बुलवा लो और इसकी काउंटिंग करो ताकि हम इसको सरकारी ख़जाने में जमा करा सकें। तो मुझे पूछने लगे कि कितने दिनों में ये काम कर लोगे। मैं, सर ये कोई मसला है? अब मुझे ना कभी हमने इतनी बड़ी रकम देखी थी, ना देखनी है, ना देखने की ख्वाहिश है। तो मैंने कहा जी 2-3 दिन लगेंगे। तो कर्नल आतिफ ने एक बड़ा बुलंद बाग कहकर लगाया जिस तरह वो थे। तो कहने लगे कि मुझे ऐसे गले लगा के कहा कि मेरे बेटे, अगर तुम ये 3 दिन में नहीं 10 दिन में भी कर लो तो मैं अपना ओलंपिक मेडल जो है ना तुम्हारे गले में डाल दूंगा। एनीवे, मैं फिर उसका इंचार्ज बना। फिर हमने शहर के बहुत सारे अकाउंटेंट्स वगैरह इकट्ठे किए, काउंटिंग होती रही और 15-20 दिन लगे उसमें। और इस दौरान वहाँ से थेफ्ट भी होता रहा। एक दिन मैंने उनकी पलटन के सूबेदार मेजर को पकड़ लिया, जो ये बिग पैक जो पीछे फौजियों का होता है और साइड वाला, वो भर के तो जा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा, सर पलटन के पास कोई पैसे वैसे नहीं है, तो हम जल्दी में वहाँ से आए हैं, तो मैंने इजाज़त ली हुई है, तो ये पैसे थोड़े से मैं लेके जा रहा हूँ। तो बहुत कुछ हुआ ऐसे। अच्छा, फिर एक और बड़ी दिलखराश वाक़या हुआ कि कर्नल आतिफ ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था एक बहुत बड़े बंगले में। वहीं पे ऊपर वाली मंजिल में हम 4-5 अफसर रह रहे थे, नीचे कुछ गार्ड्स वार्ड्स थे। अच्छा, जब मैं वहाँ पहुँचा, पहले मैं सर्किट हाउस में था, तो मुझे उन्होंने कहा तुम भी हमारे पास आ जाओ। तो मैं उधर पहुँचा तो मुझे पता चला कि ये तो जो 22 साल के एडीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे वहीद साहब, ये तो उनका घर है। तो मुझे फिर यादें आई, उनसे मेरा बड़ा अच्छा उठना बैठना था और बहुत पढ़े लिखे इंसान थे वो। और पूरा एक बड़ा हॉल था उनका जो किताबों से भरा हुआ था, पूरी फुल लाइब्रेरी थी उनके पास। मुझे भी किताबें दिया करते थे पढ़ने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह सवेरे उस दिन हमारे पास जनरल रहीम खान और एक ब्रिगेडियर ईस्टर्न कमांड के और 2-3 कर्नल्स वो विजिट पे आ रहे थे। और वो विजिट पे आ गए और आने के बाद उन्होंने चाय पानी पिया, ब्रीफिंग हुई और उसके बाद वो लाइब्रेरी में घुस गए। अब लाइब्रेरी में उन्होंने अपनी पसंद की किताबें निकालना शुरू कर दी, बोरियां मंगवा ली गई। तो इतनी देर में मैं साइड वाले कमरे में था, तो मुझे बाहर गेट पे नीचे शोर को सुनाई दिया। तो मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी, इतनी लंबी दाढ़ी वाला आदमी, बदहाल कपड़े पहने हुए, वो खड़ा है और गार्ड जो है उसने गन उसके ऊपर सीधी की हुई है। तो मैंने गार्ड को बोला कि कौन है? उसने कहा जी ये कोई दुश्मन का आदमी लगता है, कोई जासूस लगता है। तो मैंने कहा इसको तुम गोली वोली मत मारो और इसको ऊपर लेके आओ मेरे पास। तो 2 सिपाही उसको लेके ऊपर आ गए। जब ऊपर आए हैं तो वो इंतहाई मफलूकुल हाल बंदा नजर आ रहा था, जैसे कोई फकीर हो, कोई बैगर हो। तो मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था। तो वो बंदा जो है ना, वो मुझे बड़े गौर से देखने लग गया और फिर अचानक उसने कहा, आफ्ताब भाई। मैंने जब उसकी आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कि ये तो वहीद साहब की आवाज़ है और हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वो रो पड़े और मैंने चूँकि अंदर जनरल और ब्रिगेडियर वगैरह अंदर घुसे हुए थे लाइब्रेरी में, तो मैंने उनको अपने कमरे में ले गया। तो मैंने कहा कि ये इनका आमना सामना ना हो।
तो उनको अंदर जाके तो मैंने अपनी शलवार कमीज़ निकाल के दी, मैंने कहा गुस्ल कर लें। कहने लगे नहीं, सबसे पहले मैं अपनी लाइब्रेरी में जाना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 माह से मैं किसी किताब को देखने के लिए तरस गया हूँ। मैं जंगलों में रहा हूँ और बादशाहों में, झोंपड़ियों में मैंने गुजारा किया है, क्योंकि पहले मुक्ति बानी वालों ने हमला किया था, फिर आप लोगों ने आके हमला किया तो हम लोग निकल गए थे इधर से। मतलब मुक्ति के हमले के बाद ही हम यहाँ से फरार हो गए थे। तो मैंने कहा नहीं, आप उधर नहीं जा सकते, तो मैं आपके लिए नाश्ता मंगवाता हूँ वगैरह। मैंने नाश्ते के लिए किसी को कहा और मैंने उन्हें कहा बाथरूम में जाके आप गुस्ल कर लें। तो इतनी देर में मैं नाश्ते के लिए कहने के लिए निकला तो वही साहब झट से उधर लाइब्रेरी में पहुंच गए। मैं आया तो वो नहीं थे, तो मैं घबरा के लाइब्रेरी में गया तो वो खड़े थे और वो जनरल को कह रहे थे कि सर आपको कौन सी किताब चाहिए, क्योंकि जनरल साहब भी एक स्टूल पे खड़े थे, ब्रिगेडियर साहब एक कुर्सी पे चढ़े हुए थे और ऊपर से किताबें देख रहे थे और ऐसे किताबें फेंकी जा रही थी नीचे। तो वहीद साहब को ज़ाहिर है उनको दुख भी होगा, तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जो आपको किताबें चाहिए ना, मैं आपको निकाल देता हूँ। तो उनमें जो एक कर्नल थे इंटेलिजेंस के थे, जो पूरे ईस्ट पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के इंचार्ज थे शायद, तो उन्होंने कहा तुम कौन हो, तुम्हें क्या पता है किताब क्या होती है। उन्होंने कहा सर मुझे बताएं तो सही आपको किसकी किताब चाहिए। तो कर्नल साहब ने कहा कि मुझे अगाथा क्रिस्टी की किताबें चाहिए। तो वहीद साहब ने आगे से कहा सर अगाथा क्रिस्टी जासूसी नावलों का तो मेरी लाइब्रेरी में कोई काम नहीं है, यहाँ पे तो आपको गोएटे मिलेगा, इकबाल मिलेगा, नजरुल इस्लाम मिलेगा और रशियन क्लासिक्स मिलेंगी, अमेरिकन क्लासिक्स मिलेंगी। तो बहरहाल उसके बाद वहीद साहब ने उनकी बोरियों में खुद किताबें भरी और वो किताबें लेके तो 2 हेलीकॉप्टर्स आए हुए थे, उन पर रुखसत हो गए। तो ये ऐसा दिल खराश वाक़या था कि आज भी मैं याद करता हूँ तो मेरा दिल पाश पाश हो जाता है कि घर का मालिक, उसकी किताबें लूटी जा रही हैं। और लूट कौन रहा है? जो उस वक़्त मशरक़ी पाकिस्तान के करता धरता हैं, और वो अपने हाथों से उस लूटमार में उनको मदद दे रहा है। तो बारी साल के मुतल्लिक़ मेरे ख्याल में यही मुझे कहना था। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए ना तो वक्त है और ना इतना वक्त लगाया जा सकता है उस पर। तो बहरहाल अब मैं आपको 2 लड़ाइयों का वाक़या ज़रूर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि जंग में मैंने भी हिस्सा लिया, किस दिल से लिया और किस नीयत से लिया और क्या मैं करता रहा, वो भी आपके सामने आएगा इनमें। पहली लड़ाई हुई 17 अगस्त को, 17 अगस्त 1971 को। तो जसौर की एक तहसील थी, अब तो ज़िला है, सतखीरा, उसका एक बॉर्डर सरहद थी कलकत्ता साइड से बनगांव पे। तो वहाँ एक गांव था कागडांगा। काग तो कौवे को कहते हैं और डांगा उसकी जगह, यानी कौवों का रैन बसेरा कह लें आप। तो वहाँ पे हमारी एक बॉर्डर पोस्ट थी, लेकिन चूँकि जनरल हेडक्वार्टर्स ने ये फैसला किया था कि 1 इंच ज़मीन जो है ना वो खाली नहीं छोड़नी, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आप अपने मोर्चे बनाए रखोगे ताकि रेबल किसी भी 2 इंच जगह को भी बांग्लादेश डिक्लेयर ना करें। ये भी एक बहुत ही बड़ी गलती थी कि रेबल्स को आपने इंडिया में तो धकेल दिया है, अब उनको अपने मुल्क में वापस आने का मौका दें ताकि वहाँ पे कहीं पे वो आएँ तो आप उन्हें घेर लें चलें, और घेर के आप उनको बोलें कि अपने मुल्क में वापस आओ और आम माफ़ी का ऐलान करो। तो जब आप बिल्कुल बॉर्डर पे बैठ गए हैं तो सामने इंडियंस हैं और इस तरफ आप हैं, तो नेगोशिएशंस नहीं हो सकती, बातचीत नहीं हो सकती, इस्लाम दुआ नहीं हो सकता। तो एनीवे वो कागडंगा पोस्ट जो थी उस पर जुलाई में एक इंसिडेंट पहले हुआ। इंडिया की तोपें सामने जितनी लगी हुई थी सारे महाज पे, तमाम मशरक़ी पाकिस्तान में, वो दिन रात हमारी पोस्टों पे शेलिंग किया करते थे। हमें जवाब देने की इजाज़त नहीं थी
और कहा यह जाता था कि चूंकि हमारे पास गोला बारूद की कमी है और अगर जंग छिड़ गई तो वेस्ट पाकिस्तान से आना भी मुश्किल होगा, तो लिहाजा हम बहुत रिस्ट्रेंट करेंगे, बिल्कुल फायर नहीं करेंगे, ना छोटे हथियारों का ना बड़े हथियारों का। मतलब कभी कुछ सर पे चढ़ा है तो फिर वो अलग बात है। तो इन पोस्टों पे दिन रात दुश्मन जो है ना वो गोलाबारी किया करता था। तो एक दफ़ा कागडंगा पोस्ट पे 3 दिन के लिए गोलाबारी होती रही। तो मैंने, चूँकि मैं हेडक्वार्टर में होता था, मैं एजुटेंट था यूनिट में, लेकिन जितने मिलिट्री ऑपरेशंस हुए मसलन पोस्टों के अलावा, वो सारे के सारे मैंने किए। चूँकि जो ही कोई इतला मिलती थी तो मैं हेडक्वार्टर में जो लोग अर्दली, बैटमैन, ड्राइवर और तवे परात के सिपाही, तवे परात का सिपाही उसको कहते हैं जो बस ऐसे ही घूम फिर रहा हो किसी जगह पे और कोई काम करना हो, तो खाने पीने के लिए बैठा हुआ हो, तो इन सिपाहियों को इकट्ठा करके तो मैं फ़ौरन उस जगह पे चला जाया करता था ताकि वक्त ज़ाया ना हो। क्योंकि लड़ाई में, गुरिल्ला एक्शन में वक्त सबसे आम चीज़ होती है। अगर आप तैयारियों में लगे रहें तो फिर गुरिल्ला तो अपना काम करके निकल जाएगा और आप बैठे ताली बजाते रहेंगे। मैंने कर्नल साहब से रिक्वेस्ट की कि मैं कागडंगा पोस्ट वालों की खैर खैरियत पता करने जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ। तो मैंने एक ड्राइवर लिया और कुछ 10 मील दूर थी वो जगह, तो मैं उस पोस्ट की तरफ चला गया। कच्चे रास्ते थे और अमूमन रेबल्स जो हैं वो कच्चे रास्तों पे बारूदी सुरंगें, एंटी टैंक शिकन और एंटी पर्सनल सुरंगें दबा दिया करते थे और उससे गाड़ियां भी उड़ जाती थी। बल्कि मैं ज़रूर याद करूंगा, मेरे सीनियर थे कैप्टन इब्राहिम, अल्लाह उनको बख्शे, तो वो जीप पे जा रहे थे तो इसी तरह एक बारूदी सुरंग का शिकार हो गए थे। तो एनीवे मैंने ड्राइवर को बोला कि तुम फिक्र मत करो और तुम स्पीड पकड़ो और फ़ौरन पहुंचना है हमने उधर। तो पोस्ट से कोई 2-2.5 मील पीछे मैंने देखा कि सामने से तो हमारे ट्रूप्स जो हैं वो भागे चले आ रहे हैं। ये एक बलूनिया नदी नाम था उस नदी का, जिस पे लकड़ी का पुल था। तो पुल पे मैंने उनको रोक लिया और उनके कमांडर थे कैप्टन। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वैसे मैंने अपनी किताब में तो लिखा हुआ है। वो एक बहुत बड़े आदमी के बेटे थे जो पूरे मगरबी पाकिस्तान का चीफ मिनिस्टर था, फिर अयूब खान का फेडरल मिनिस्टर भी रहे वो खान साहब। तो उन्हें मैंने रोका, तो मैंने उन्हें, मुझसे बहुत सीनियर थे और बहुत पाकिस्तान आर्मी के टॉप के कह लें कि कप्तानों में से एक थे। बड़ी ऑक्सफोर्डियन इंग्लिश और स्टाइल और 6 फुट कद काट। तो मैंने उन्हें रोका और मैंने कहा जी आप किधर जा रहे हैं? उसने हट जाओ आगे से, मैंने विड्रॉल का ऑर्डर कर दिया है। तो मैंने कहा किसको विड्रॉल का ऑर्डर किया और कैसे किया और क्यों किया? किसी पोस्ट से विड्रॉ तो यहाँ पे कर्नल और ब्रिगेडियर भी नहीं कर सकते। तो एक पोस्ट से विड्रॉ होने का मतलब ये है कि आपने कागडंगा से विड्रॉ किया तो आपने ढाका तक दुश्मन के लिए खाली एक कॉरिडोर बना दिया, तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। उसने कहा तुम कौन होते हो? यू ब्लडी कैप्टन, तुम बहुत जूनियर हो मुझसे कई साल, तो आगे से हट जाओ आगे से, मैंने दुश्मन पीछा कर रहा है। मैंने कहा दुश्मन पीछा नहीं कर रहा, अब मैं पीछा करूंगा। तो मेरे पास सब मशीन गन थी, वो मैंने आई पुट इट ऑन हिज चेस्ट। मैंने कहा आई विल किल यू इफ़ यू मूव इवन एन इंच फॉरवर्ड। तो आप सबको वापस जाना है। साथ एक सूबेदार खड़े थे, मैंने उसी सब मशीन गन का बट उनके मुंह पे मारा और आई यूज्ड अब्यूसिव लैंग्वेज आल्सो। आई थिंक दे डिजर्व्ड इट। वो 150 के करीब लोग थे और मैं उनको धकेल के वापस ले आया। अच्छा, इंतहा ये थी कि उनके साथ एक गड्ढा था
जिस पे उन्होंने आटे की बोरियां, चावल और घी भी लादा हुआ था। और जब हम पोस्ट में वापस पहुंचे हैं तो उधर तकरीबन हर पोस्ट में मशीन गन मौजूद थी। 3-4 माह का असला गोला बारूद वहाँ पे मौजूद था। ना उसको डिस्ट्रॉय किया गया, ना उसको साथ लाए। तो मैंने पोस्ट को दोबारा बहाल किया। दुश्मन ज़ाहिर है चारों तरफ, तीनों तरफ से फायर कर रहा था और इंडियन तोपें भी धड़ाधड़ हम पे फायर कर रही थी। कम से कम 10-12 गन्स थी जो मुसलसल फायरिंग कर रही थी। तो मैंने उनमें 3-4 पहलवान टाइप जवान थे जिनका मेरे साथ बड़ा अच्छा रब्ता रहा, क्योंकि टीमों की मैं भी सरपरस्ती किया करता था प्लेयर्स की। तो मैंने उनको अलहदगी में जाके कहा कि मैं इन सब को अरेस्ट कर रहा हूँ, तो अगर कोई आगे से हथियार उठाता है तो तुम बेशक गोली चला दो। तो मैंने एक बैम्बू का झुंड था उसमें बिठाया और फिर मैं खड़ा होकर तो मैंने उनसे कहा कि जेंटलमैन आई एम सॉरी, पोस्ट तो बहाल हो गई है लेकिन मैं आप सबको अरेस्ट कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर है इस पे रंग उड़ गए लोगों के। और वो कप्तान साहब जो थे वो सीधे खड़े हो गए, उनके हाथ में वो सब मशीन गन थी। वो उन्होंने एक कैंप स्टूल पे अटकाई हुई थी और मुझे कहा तुम कौन होते हो मुझे अरेस्ट करने वाले, तुम्हारी क्या हैसियत है? मैंने कहा मेरी बिल्कुल हैसियत है और अगर आपने मज़ामत की तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तो मैंने एक इशारा रखा हुआ था, वो मैंने इशारा किया और बांसों के झुंड में से 3-4 राइफलें इधर से 3-4 राइफलें इधर से अंदर घुसाई। तो जब कप्तान साहब ने ये देखा तो उन्होंने अपनी बेल्ट उतार के तो फेंक दी। मैंने इन 4-5 लोगों को अरेस्ट किया और गार्ड के साथ इनको मैंने बटालियन हेडक्वार्टर वापस भेज दिया। घंटे डेढ़ बाद कर्नल का फ़ोन आ गया कि तुमने ये क्या किया। मैंने कहा जी मैंने ठीक किया जो किया है। पाकिस्तान की सरहद छोड़ के भागने वालों के साथ ये ना होता तो क्या होता। उसने कहा लेकिन बड़ी मुसीबत आने वाली। मैंने कहा आने दे मुसीबत को। मुझे फिर थोड़ी देर बाद कर्नल ने दोबारा फ़ोन किया। उन्होंने कहा ब्रिगेड कमांडर कह रहा है कि फ़ौरन इसकी कप्तान की बेल्ट वापस करो। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, आई विल नेवर रिटर्न हिज बेल्ट। आप उसका ट्रायल करें, ब्रिगेडियर को बोलें कि इसका ट्रायल करें। थोड़ी देर बाद ब्रिगेडियर का फ़ोन आ गया। ब्रिगेडियर थे मोहम्मद हयात ख़ान, वो भी पेशावर के थे। ये साहब भी उन्हीं इलाकों के थे, प्रिसाइजली करक के थे। तो ब्रिगेडियर ने मुझे कहा कि मुझे वो काफर कहा करता था और बाज़ औक़ात ना वो हमारे सीओ से थोड़ा सा एलर्जिक थे। तो मैं तो बड़ा जूनियर लेफ्टिनेंट कप्तान था, तो बाज़ औक़ात ब्रिगेडियर मुझे आर्डर्स देने के लिए बुला लिया करते थे कि मुझे तुम पे ज़्यादा भरोसा है। तो मैंने कहा जी ये बिल्कुल गलत बात है, मेरे कर्नल हैं, मैं उनका लायल हूँ, आप उनको बुलाया करें। लेकिन ब्रिगेडियर का अपना एक मूड था। वो 17 जुरत थे 1965 की जंग के। मोहम्मद हयात ख़ान पाकिस्तान वापस आके, वो कैदी हो गए थे, बाद में वापस आके वो पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ भी रहे। और मुझे कहा कि कितने प्लाट चाहिए। मैंने कहा मुझे कोई प्लाट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप बेईमानी ना होने दें इधर। तो ब्रिगेडियर ने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि वो काफिर तुमने ये क्या कर दिया है। मैंने कहा सर क्या किया है, आपको खबर नहीं मिली? कहता हाँ मुझे खबर मिली है। तो तुम जानते हो ये किसका बेटा है? मैंने कहा मैं तो नहीं जानता किसका बेटा है, ना मुझे ये जानने की ज़रूरत है। कहने लगे ये पूरे सूबा सरहद के सबसे बड़े खान का बेटा है, तुमने किधर हाथ डाल दिया है? मैंने कहा सर मुझे बड़ा अफसोस है, आपको एक बड़े खान के बेटे का तो पता है लेकिन आपको मेरा पता नहीं है कि मैं सिपाहियों का बेटा हूँ। मेरा दादा सिपाही थे, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी, मेरे वालिद ने सेकंड वार लड़ी, 48 की कश्मीर जंग में रहे, 65 की लड़ाई लड़ी और अब मैं 71 की उसी किस्म के सिचुएशन में पड़ा हुआ हूँ।
तो आपको पहले मुझे जानना चाहिए था, बाद में उसको जानना चाहिए था जिसने पाकिस्तान की सरहद जो है उसको उरियां कर दिया। तो मेरी इतनी बात सुन के तो कहने लगे बात तुम उसकी बेल्ट वापस कर दो। मैंने कहा सर ये कभी नहीं होगा, और मुझे जहाँ तक जाना पड़ा मैं जाऊँगा कि ये ऑफिसर अकेला नहीं है, उसके साथ मैंने अपनी पलटन के लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इन लोगों ने बुज़दिली दिखाई है और इन्होंने पाकिस्तान की सरहद को नंगा किया है। तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा इस चीज़ को, मेरे साथ कुछ भी हो जाए। तो कहने लगा नहीं ये तो तुम्हें करना होगा। मैंने कहा अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो सामने इंडिया का गांव है हकीमपुर, वहाँ पे इंडिया की तोपें लगी हुई हैं जो दिन रात इन पे शेलिंग करती रही हैं और उसी वजह से ये भागे हैं। तो मेरे पास 100-150 आदमी है, मैं 150 आदमी लेके तो हकीमपुर की तोपों पे हमला करूँगा और मैं उन तोपों को डिस्ट्रॉय करूँगा। तो ब्रिगेडियर ने ये सुनते हुए तो इंतहाई गुस्से में आ गए। तो मुझे उसको गाली दी बड़ी सख्त पश्तो में, और मुझे कहा कि तुम इनकरेजेबल हो, तुम्हें हदायत नहीं मिल सकती। और फ़ोन 10 से उन्होंने बंद कर दिया, वो हैंडल वाले फ़ोन ही हुआ करते थे। तो बहरहाल हुआ ये कि वो कप्तान साहब जो थे उनको अगले दिन ईस्टर्न कमांड से जनरल न्याजी ने आर्डर भेजे कि इस कप्तान को ईस्टर्न कमांड के साथ इंक्वायरी के लिए अटैच किया जा रहा है। अगले दिन उनको जहाज़ पे बिठाया गया और ढाका भेज दिया। और ढाका पहुँचे तो जनरल न्याजी ने उनको पैट शैट किया, वो बहुत बड़े खान के बेटे थे, और कहा कि तुम फ़ौरन आज फ़्लाइट से तुम पिंडी जाओगे और पिंडी में प्रेसिडेंट तुम्हें मिलेंगे। यानी प्रेसिडेंट कौन है? आगा मोहम्मद याया ख़ान। और आगा मोहम्मद याया ख़ान भी वो बड़े ख़ान साहब के शागिर्द भी थे, और ज़ाहिर है याया तो इतने बड़े ख़ानवान नहीं थे। तो ये कप्तान साहब गए, उनके GHQ में पहुंचे और याया ख़ान ने पर्सनली इनको इंटरव्यू किया और पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, और मुझे भी गालियां दी। और फिर इस कप्तान साहब को उन्होंने वहीं खड़े खड़े ऑर्डर कर दिए कि ही इज़ अपॉइंटेड पोस्टेड टू सिविल सर्विस एज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद। उसके बाद जब मैं जनरल ज़ियाउल हक की कैद में था अटक किले में, तो वही कप्तान साहब अटक डिस्ट्रिक्ट के हेड थे, डिप्टी कमिश्नर थे। तो ये तो खेल हैं इस मुल्क के, और ना किसी ने उस वक्त एहसास किया ना बाद में किया। बल्कि एक मेरे ब्रदर इन लॉ थे, उनके दोस्त थे, मेरे भी दोस्त थे, CGS के वो स्टाफ अफसर थे, जनरल रहमान गुल के बेटे थे, वो क्या रहमान नाम था। तो उन्होंने लड़ाई के बाद जब हम लोग पाकिस्तान वापस आ गए तो उसने मेरे ब्रदर इन लॉ को बोला कि ये आफ्ताब जो है ना, इसका यार दूसरे चौथे दिन इसकी एक किसी न किसी लड़ाई की खबर आती है और ये कमाल कर रहा है कि ब्रिगेड पूरा एक तरफ है और इसकी जंग जो ये लड़ रहा है उसकी रोज़ाना तीसरे चौथे दिन वॉइस ऑफ अमेरिका पे, BBC पे हेडलाइंस आती हैं। हमारी जो सिचुएशन रिपोर्ट आती है ईस्टर्न कमांड से, उसमें जिस बड़ी लड़ाई का सुनते हैं तो वो पता चलता है कैप्टन आफ्ताब वाज लीडिंग द ट्रूप्स। तो लेकिन जो कुछ उसने किया उसके नतीजे में ज़ाहिर है उसे कोई अवार्ड शवार्ड तो मिल नहीं सकता था, क्योंकि CGS जो थे जनरल गुल हसन, वो भी उन्हीं बड़े खान साहब के शागिर्द थे। तो बहरहाल ये तो बरसबीर तस्करा मैंने बात कर दी। लेकिन यही कागडंगा जो है 17 अगस्त को अगले महीने इस पे जो 8वां सेक्टर था मुक्ति बहिनी का, जो हमारे अपोजिट था, उस सेक्टर कमांडर ने, जो कि मेजर अबुल मंजूर थे, मेजर अबुल मंजूर जो है ना सियालकोट में पैरा ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर थे। जब ढाका पे जनरल टिक्का खान ने हमला किया तो उस वक्त अबुल मंजूर ने रिवोल्ट किया और हड़पाल पोस्ट जो सियालकोट में है वहाँ से जीप समेत ये इंडिया में चले गए थे और विद फैमिली। अबुल मंजूर अब वहाँ पे हमारे मुकाबले में सेक्टर कमांडर थे वहाँ पे। तो जनरल मंजूर ने
3 कंपनियां, 120 तक उनकी तादाद थी एक कंपनी की। तो 3 कंपनियां मतलब 350 के करीब ट्रूप्स जो हैं उनको इन्होंने कागडंगा पोस्ट के पीछे इन्फिल्ट्रेट करवाया। रात को सख्त बारिश थी और पूरी रात शेलिंग भी होती रही, और उस शेलिंग और बारिश की आड़ में ये 350 लोगों ने आके कागडंगा पोस्ट को पीछे से घेर लिया। और पीछे कुछ मोर्चे हमने खुद बनाए हुए थे कि अगर पोस्ट से रिट्रीट करना पड़े तो पीछे मोर्चे जो है ना वो तैयार होने चाहिए। तो उन मोर्चों में आके इन तीनों कंपनियों ने पोजीशन ले ली। अब इन तीनों कंपनियों के कमांडर बाद में बांग्लादेश आर्मी में जनरल बने, और एक जो शफीउल्लाह थे जो ज़ख्मी भी हुए क्योंकि मैंने रेड किया था इन पे, तो वो बांग्लादेश आर्मी के कमांडर इन चीफ भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने। तो अगले दिन रात को इन्होंने पोस्ट की टेलीफोन तारें वारें काट दी, तो वायरलेस पे इतला मिली अगले दिन पलटन हेडक्वार्टर में कि कागडंगा पोस्ट तो घेरे में आ गई है और उसके चारों तरफ बागी जो है ना वो पहुंचे हुए हैं। तो कर्नल ने कहा कि आप क्या करें। मैंने ये करने वाली बात यह है कि एक तो ब्रिगेड से आप ब्रिगेड कमांडर को बताएं, दूसरे जो 15-20 आदमी मुझे मिलते हैं मैं लेके जाऊंगा और मैं आई विल ट्राई टू लिंक अप विद द पोस्ट। इसमें हमें तकरीबन 15-20 घंटे गुजर गए और उधर से बड़े फ्रैंटिक मैसेजेस आ रहे थे वायरलेस पे कि हमारे इतने बंदे मज़ीद शहीद हो गए हैं, इतनी शेलिंग हो रही है, इतने ज़ख्मी हो गए हैं पोस्ट में, तो पोस्ट की हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो रात को मैं 20-25 आदमी लेके तो निकल गया उसी कच्चे रास्ते पे, ट्रैक पे। तो रास्ते में चूँकि और गांव भी आते थे तो बागियों ने, रेबल्स ने उन गांव से भी फायरिंग की, तो ज़ाहिर मुझे डिस्ट्रैक्ट भी किया उन्होंने। और पूरी रात हम पैदल मार्च करते रहे और कीचड़ थी, दलदल थी। मेरे ख्याल में 20 में से कोई 12 लोग थे हम जिनके बूटों के तलवे उतर गए थे उधर, और हम नंगे पाँव थे। मैं खुद अगले 3 दिन नंगे पाँव ही रहा। तो सुबह 7-8 बजे करीब हम पहुँचे जो बागियों ने जो घेराव किया हुआ था उनके मोर्चों के पीछे। तो मैंने एक साइड से थोड़ा बहुत फायर किया था कि जवाब आए तक पता चले ये कहाँ तक हैं, और बहरहाल कोई फायर का जवाब नहीं आया। और हमें वहाँ पे एक, जिस गांव में मैं ठहरा हुआ था वहाँ पे लोगों ने बताया जी कि वो रात को वापस चले गए हैं, इंडिया वापस चली गई है सारी फौज जितनी आई हुई थी। उसका नतीजा ये निकला कि हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो जो ही मैं और 15-20 लोग आगे बढ़े हैं तो अचानक एक बहुत बड़ा तालाब था वहाँ पे। तालाब के ऊपर उन्होंने 2 मशीन गन फिट की हुई थी। राइट साइड पे भी सड़क के तालाब था, लेफ्ट पे भी तालाब पे मशीन गनें फिटेड थी। और जो ही हम बढ़े हैं तो दोनों तरफ से मशीन गनें खुली और मेरे 2 जवान वहाँ पे शहीद हो गए। खैर पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और पैडी फील्ड्स थे, धान, 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा था उसमें। तो मैंने जवानों को कहा कि उल्टे लेट के तो फिसलो और पीछे की तरफ पोस्ट की तरफ जाओ। तो हम बिल्कुल इंडिया की तरफ चले गए और इनकी जो पोजीशन थी उसको छोड़ के, क्योंकि अब फायर भी शुरू हो गया था, तो बिल्कुल साइड से होके इंडियन बॉर्डर भी ऑलमोस्ट हमने क्रॉस किया और उधर से पहुंच के हम वापस आए और मैंने पोस्ट के साथ लिंक अप कर लिया। अंदर बड़ी बुरी हालत थी, 3 शहीद पड़े हुए थे, 6-7 लोग, 8 लोग ज़ख्मी पड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों का हौसला बुलंद था। तो रात को मैंने पोस्ट से कोई 7-8-10 लोग और लिए और 2-3 रॉकेट लॉन्चर लिए, और रात को फिर मैंने जाके तो रेबल्स का जो कंपनी हेडक्वार्टर था उस पर रेड किया। उस रेड में हमें जब वहाँ पे अचानक फायर हुआ तो कुछ लोग मारे गए, कुछ मोर्चों से भागे, और एक हवलदार जो था उनका, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। खैर ये तो एक लंबी कहानी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको जारी रखूं। तो बहरहाल हुआ ये कि अगले दिन, तीसरे दिन, ब्रिगेड कमांडर ने कोई थोड़ी सी फोर्स
कहीं से मस्टर की, क्योंकि फोर्स तो कहीं से निकल ही नहीं सकती थी। इतनी गलत प्लानिंग थी कि पूरे ट्रूप्स में, मेरी यूनिट अब 100 मील के एरिए में फैली हुई थी। तो 100 मील में आप देख लें 500-600 लोग अगर आपने मोर्चों में बिठाने हैं तो किधर बैठेंगे वो? 2 आदमी उधर बैठे होंगे, 4 आदमी उधर बैठे होंगे, 5 मील उधर और 5 मील और आगे 5 आदमी बैठे होंगे। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये किस किस्म का दफा था और कैसे जनरल हेडक्वार्टर की क्या प्लानिंग थी इसमें कि आपने बिल्कुल तिनका तिनका करके आपने ट्रूप्स को पूरे मशरकी पाकिस्तान में फैला दिया। भाई आप किसी जगह पे पलटनों को कंसंट्रेट रखो, रेबल्स को भी आने दो, उनको घेरो, उनको गिरफ्तार करो, पकड़ो या लड़ो उनसे, लेकिन अपनी मनूवरेबिलिटी तो ख़त्म ना करो। मतलब हर पलटन जो है वो तिनकों की तरह मशरकी पाकिस्तान के जनूब से लेके शुमाल और शुमाल से लेके जनूब तक सरहदों पे फैला दी गई थी। और ये ऐलान ये किया गया था कि हम दुश्मन को 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। भाई इस तरह लड़ाइयाँ लड़ते हैं कि आप अपनी कुव्वत जो है उसको खुद बखेर दो। वो बूढ़े की कहानी आपको याद नहीं आती जिसने लकड़ियों का गट्ठा इकट्ठा किया और अपने बेटों को बोला कि इसको तोड़ो, तो कोई भी तोड़ ना सका। फिर उसने कहा इनको अलग अलग करो एक एक करके, तो एक एक करके उन्होंने तोड़ दिया। तो आपने भी यही किया उधर वहाँ पे सिविल वार में। अब मुक्ति बहनी लिबरेशन वार हमसे ज़्यादा मोटिवेटेड लोग थे, क्योंकि हमारे लोगों में तो अक्सरियत ये सोच रही थी कि इधर मारे गए तो लाशें भी इधर रहेंगी और माँ बाप पीछे हैं, बीवी बच्चे उधर हैं, वो तो चेहरा भी नहीं देख सकेंगे। उनका तो ज़मीन से रिश्ता कट गया था स्वाय कुछ लोगों के। लेकिन बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी जो थी वो तो फुल्ली मोटिवेटेड थे, वो अपने जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और वो अपने मुल्क को, अपने बंगाल को आज़ाद करवाना चाहते थे। तो लिहाजा आपने हमें बखेर दिया पूरे महाज पे और वो कंसंट्रेटेड है। अब एक छोटी सी पोस्ट जिसमें 100-150 आदमी था हमारा, और हमारी सबसे तकड़ी पोस्ट थी क्योंकि ख़तरनाक रास्ता था, और उस पर उन्होंने 350 आदमी इधर लगा दिए और सामने इंडियन बॉर्डर की तरफ भी ट्रूप्स लगाए और ऊपर से इंडियन तोपें जो हैं फायर कर रही हैं और दिन को इंडियन हेलीकॉप्टर उनको गाइड कर रहा है। पूरा 3 दिन 2 दिन मुसलसल इंडियन हेलीकॉप्टर ऊपर फ़ज़ा में था और वो फायर डायरेक्ट कर रहा था इंडियन तोपों का। तो बहरहाल फिर ये हुआ कि अल्टीमेटली वो जब इतनी फोर्स इकट्ठी हुई तो इस फोर्स ने भी एक रात ज़ाया की और उस रात को वो रेबल फोर्स जो थी वो चुप करके तो निकल गई। कुछ लोग रह गए ये इम्प्रेशन देने के लिए कि अंदर ही हैं, तो वो फायर कर रहे थे। तो मेरे साथ 3-4 लोग थे, मैं पोस्ट से निकल के तो हमलावर हमारे जो थे उनके साथ आज शामिल हुआ था। और बल्कि पहला हल्ला हम 6-7 लोगों ने किया, बाकी ट्रूप्स जो हैं वो तो लाइन अप हुए थे, ज़मीन पे लेटे हुए थे कि अभी आर्टिलरी का फायर उतरेगा और उठेगा और हम हमला करेंगे। तो मेरे साथ 5-6 लोग थे, मैंने उनको कहा चलो नारा मारो और लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो उसका नतीजा ये निकला कि मैं 5-7 जो उन्होंने पीछे एक पोस्ट छोड़ी थी वो आगे आगे थे और मैं उनके पीछे था। और मैंने अपने साथ 3 जवान थे, मैंने कहा इनको मारना नहीं है, इनको हम घेरेंगे आगे से और इनको गिरफ्तार करना है। तो बॉर्डर पे पहुंच के बॉर्डर की बुत्ती के ऊपर हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनमें एक सूबेदार भी थे, तबारकुल्ला, जो कि एक कंपनी के सेकंड इन कमांड थे जिन्होंने अटैक किया। तो मैं उनको लेके, शाम हो गई थी तो लेके मैं उनको वापस आ रहा था और 3 दिन से मैं एक ही यूनिफॉर्म में था जो कीचड़ से, जोंकों से भरा हुआ था। हर घंटे 2 घंटे बाद मुझे कोई जोंक चुभती थी और मैं उसे पकड़ के खींच के निकालता था और पाँव से नंगा था। ज़ाहिर पाँव में कई चीज़ें चुभी हुई भी थी, खून निकल रहा था। तो मैं उनको लेके वापस आ रहा था तो एक पोस्ट का वायरलेस मैन हमारे साथ आ गया था। तो उसने कहा जी पीछे सेफ जगह जो बलूनिया नदी से पीछे वहाँ पे कर्नल असलम बेग साहब आए हुए हैं
ब्रिगेड कमांडर आए हुए हैं और ये भी है कि जनरल अंसारी भी पहुंच रहे हैं, वो आपको शाबाश देना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे शाबाश की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कैदी हैं, मैं इनको अंदर ले जा रहा हूँ और पोस्ट में हालात ख़राब हैं, मैं उधर देखूँगा। उन्होंने शाबाश देनी है तो जो बलोनिया नदी के पीछे लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने हमला किया और बगैर फायर किए पोजीशन पे कब्ज़ा हो गया, तो वो शाबाश उनको दें, मुझे शाबाश की ज़रूरत नहीं है। तो कर्नल असलम बेग बाद में हमारे आर्मी चीफ बने और ये उनको पता है सारा। वो 2 दफ़ा मुझे मिलने के लिए आए थे, दोनों दफ़ा मैंने एक ऑपरेशन किया था तो वो शाबाश देने आए, लेकिन मैं उन्हें दोनों दफ़ा नहीं मिल सका क्योंकि मैं तो थिक ऑफ द बैटल में था। तो मैं पीछे जाके क्या कहते हैं उसको, पुरसुकून जगह पे काफ़ी चाय का कप पीने तो नहीं जा सकता था, बॉर्डर पे तो अभी भी हमला हो सकता था। तो बहरहाल मैं पोस्ट में चला गया और शाम हो रही थी, तो कोई 6-7 कैदी थे हमारे पास और 10-12 ज़ख्मी थे और 3 शहीदों की लाशें थीं। तो वो मैंने पूरी एक तैयार की परेड, और बिल्कुल परेड की सूरत। मैं तो वो तालाब पे आ गया जहाँ सबसे बड़ा मोर्चा था उनका। तो मेरे एक नायब थे सूबेदार इमामदीन, तो उन्होंने इन लोगों को परेड की सूरत में तैयार किया और निचले वाली सेंटर वाली जो फाइल थी उसमें उन्होंने कैदियों को रखा और राइट लेफ़्ट पे ज़ख्मी थे और फ्रंट पे शहदा थे। तो मैं उधर तालाब पे खड़ा हुआ था। तो वो जब इमामदीन ने मुझे देखा तो उसने इनको काशन दिया कि दस्ता दान इस्लाम। तो वो जो जवान ज़ख्मी थे उन्होंने राइट पे सल्यूट किया मुझे, और मैंने देखा कि जो बंगाली प्रिजनर्स थे उन्होंने भी अपनी गर्दनें राइट की तरफ मोड़ी। लेकिन ज़ाहिर है दुख, परेशानी, थकन, थकावट और भूख प्यास, पता नहीं क्या क्या होगा उनका मसला। तो अब मैंने वो जो आखिरी ये नज़ारा था, ये देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यही हमारे भाई थे और चंद महीने पहले हम कैसे शीरो शक्कर थे। आज वो प्रिजनर्स हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं और मेरे जवान जो हैं वो ज़ख्मी हैं और मेरे जवान जो आगे स्ट्रेचर पे डेड बॉडी जा रही है। तो ये कैसी जंग है। इसी जंग के नतीजे में मुझे फिर कहा गया कि हम तुम्हें बड़े अवार्ड के लिए रिकमेंड करेंगे। मैंने कहा भाइयों के दरमियान अवार्ड लेते हुए शर्म नहीं आएगी मुझे, तो मुझे किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं। तो बहरहाल ये जो दाएं सलाम वाली बात थी, ये मैंने पहले अपनी किताब लिखी थी तो उसका नाम मैंने दाएं सलाम रखा, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा तो इसको मैंने आखिरी सलाम कर दिया। इसमें वो पिक्चर डिपिक्ट की गई है जिसमें स्ट्रेचर पे शहीद और ज़ख्मी जा रहे हैं और बीच में बांग्लादेश के जवान भी हैं, कोई अंडरवेयर में है, कोई निक्कर में है, कोई बनियान में है। बहरहाल ये कागडंगा की बैटल ऐसी थी कि ये दुनिया भर के मीडिया पे और पाकिस्तान टाइम्स और अपने जो अखबारात थे उनकी हेडलाइंस में आई, नवाए वक्त वगैरह में। फिर ढाका के जो अखबार थे उनमें भी हेडलाइंस थी। तो उसके बाद मैं 3-4 दिन उसी पोस्ट पे रहा था कि पोस्ट सही स्टैब्लिश हो जाए और फिर मैं वापस चला गया। मैं वापस गया तो कुछ दिनों बाद मुझे जसौर ब्रिगेड हेडक्वार्टर में बुलाया गया कि एक बड़ा सेंसिटिव ऑपरेशन है, उसके मतलब तुम्हें बताना है। तो ब्रिगेड मेजर शफीक मोहम्मद शफीक थे, बाद में वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप हमारे सीईओ को बुलाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, ब्रिगेड कमांडर ने कहा कि तुम आओगे। तो मैंने कर्नल से कोई ये सिचुएशन बताई तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। मैं गया तो ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर हयात ने मुझे ब्रीफिंग दी कि
एक बहुत बड़ा मुक्ति बानी का और लिबरेशन आर्मी का एक बहुत बड़ा अफसर जो है ना, वो पाकिस्तान वापस आना चाहता है, तो वो खलीज में किसी बजरे पे, किसी बोट पे आएगा, लेकिन उसके साथ जो गार्ड्स वार्ड्स होंगे वो शायद उसके नहीं होंगे। वो चाहता ये है कि हम उसे रेस्क्यू करें, तो मैं ये जिम्मेदारी जो है ना तुम्हें दे रहा हूँ, और तुम इतनी देर में, कुछ दिनों में अपने साथ एक दस्ता तैयार करो, और तुम्हें एक अच्छी किश्ती हम देंगे, तो उस किश्ती के ज़रिए तुम लोगों ने उसके करीब जाना है, और फिर इस तरह हैंडल करना है कि तुम लोग उसके ऊपर चढ़ जाओ और मुक्ति बानी के उस अफसर को, कमांडर को घेर लो, और बाकी लोग अगर मज़ामत करते हैं तो उन्हें मार दो या उन्हें भी गिरफ्तार कर लो। तो ये एक बहुत सेंसिटिव किस्म का ऑपरेशन था, तो जिसके लिए शायद एसएसजी कमांडोज तो तैयारी कर सकते हो, लेकिन एक आम इन्फेंट्री पलटन के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल था। तो मैंने पलटन में वापस आके तो कुछ लोगों की सिलेक्शन शुरू की, क्योंकि समुंदर और दरिया में ये कार्रवाई होनी थी, तो लिहाजा सब लोगों को स्विमर भी होना चाहिए था, और बहुत आला पाए के स्विमर्स। मैं खुद तो बहरहाल था ही था, क्योंकि मैं अपने आप को पद्मा और मैग्ना में टेस्ट कर चुका था। तो एनीवे पलटन में वापस जाके मैं इस तैयारी में लग गया, सिलेक्शन ऑफ मैन, कौन कौन लोग जाएंगे इस काम के लिए। तो इतनी देर में मैं, पलटन हमारी बटालियन हेडक्वार्टर जो है ना एक जंगल में था, मोहम्मदपुर छोटा सा गांव था 5-7 घरों का, और साथ एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में हम ऑफिसर्स रह रहे थे। तो बाकी इर्द गिर्द मोर्चे थे, लेकिन चूँकि वो भी बिल्कुल बॉर्डर पे था और दिन रात शेलिंग हम पे भी होती रहती थी। सामने एक पोस्ट थी कोई मील डेढ़ के फासले पे, जिससे रोज़ाना कोई ना कोई ज़ख्मी, कोई ना कोई शहीद पीछे आ रहा होता था। मतलब हम भी तोपखाने की और बल्कि मशीन गनों के फायर की ज़द में भी थे। तो लेकिन मैं स्कूल में ठहरने से मेरा दिल नहीं लगता था। बाहर एक बांसों की झोंपड़ी बनी हुई थी, जैसे अफ्रीका में झोंपड़ी कोई हो, बड़ी खूबसूरत थी, और मैंने अपना ऑफिस भी उसी में लगाया हुआ था, और रात को मैं सोता भी उधर ही था। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से बारिश कुछ ज़्यादा हुई, तो झोंपड़ी में पानी बहुत ज़्यादा आ गया, तो मैं उठ के अंदर चला गया। अंदर कैप्टन मुनीर परवेज़ थे हमारे, वो नेशनल हॉकी के गोलकीपर हुआ करते थे, ओलंपिक्स वगैरह में भी गए। तो कैप्टन मुनीर के कमरे में मैं चला गया, और रात के 1 बजे करीब उस कमरे पे रेबल फोर्स ने रेड कर दिया। और ये रेड, बड़ी दिलचस्प बात है कि मुक्ति बानी के लिबरेशन फोर्स के जो कमांडो दस्तों के ट्रेनर और कमांडर थे, वो मेजर शरीफुल हक दालेम थे। ये शरीफुल हक दालेम वही हैं जिन्होंने बाकी अपने लोगों के साथ मिलकर तो शेख मुजीबुर रहमान का तख्ता उल्टा था। बाद में एक का दफ़ा इनसे पाकिस्तान में मुलाकात हुई, लेकिन फिर वो कहीं साउथ अमेरिका चले गए। मैंने सुना यही था कि प्रेसिडेंट शावेज़ ने उनको अपना गेस्ट रखा हुआ है। शावेज़ तो बज़ाते खुद भी एक बड़ा मर्द मुजाहिद लीडर था वेनेज़ुएला का। तो उस रात हमला जो मेरे कमरे पे हुआ, शरीफुल हक दालेम ने किया था, क्योंकि 2-3 खिड़कियां थी, उन खिड़कियों से इतनी फायरिंग हुई कि फर्श पे लेटे हुए हम पे सीमेंट के ईंटों के टुकड़े गिर रहे थे। तो बहरहाल जो ही फायरिंग थमी, मैंने निकल के तो बंदे इकट्ठे किए और पीछा किया, लेकिन दालेम साहब जो है ना, ये हमसे तेज़ निकले और ये पहुंच गए, बॉर्डर क्रॉस कर गए। बाद में किसी पब्लिशर ने
इनकी किताब कहीं छापी, बांग्लादेश, पाकिस्तान टू बांग्लादेश शायद, तो उस पे उसने मुझे कहा कि इसका फॉरवर्ड तुम लिखो। तो वो मैंने सुरमई उकाब के नाम से दालेम साहब की किताब का फॉरवर्ड भी लिखा। तो बहरहाल ये तो बस बीले तस्करा था। लेकिन हुआ ये कि जिस दिन रात को रेड हुआ उस दिन सुबह श्याम नगर से कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने बताया जी कि गुज़श्ता रात श्याम नगर पूरा जजीरा जो है उस पर रेबल फोर्स ने कब्ज़ा कर लिया है और वो कम से कम 1000-1500 लोग हैं और उन्होंने वो पाकिस्तान का झंडा उतार दिया उधर से। और जो आदमी झंडा चढ़ाया करता था उसको उन्हें झंडा चढ़ाने के लिए कहा और उसने इनकार किया। तो शायद अफसरुद्दीन नाम था उसका। उसने जब इनकार किया कि पाकिस्तान का झंडा मैं नहीं उतारूंगा तो उसको गोली मार दी गई थी। तो कर्नल मुझे कहने लगे कि आप क्या किया जाए। मैंने कहा जी फौरी तौर पे हम जो कुछ निकाल सकते हैं वो फोर्स मुझे दें तो मैं जाता हूँ उधर, क्योंकि उन्हें जितना टाइम दिया गया तो वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे। अभी तो वो आइलैंड के सेंटर में वो जो छोटा शहर है श्याम नगर उस पे बैठे हुए हैं, बाद में वो जजीरे के चारों तरफ आ जाएंगे और फिर वो इसको बांग्लादेश डिक्लेयर कर देंगे। तो जितना जल्द हम काउंटर करें उतना ही अच्छा होगा। तो खैर अगली पोस्ट से कोई बंदे निकाले गए, कोई 20 एक आदमी मैंने लिए और 2 गाड़ियां जीप और ट्रक लेके तो मैं भागा। नीचे खलीज से पहले एक दरिया था इच्छामती शायद, तो वहाँ पे भी हमारी एक पोस्ट थी। तो उधर कैप्टन जफ़र इकबाल थे उस पोस्ट कमांडर। तो मैंने उनको भी लिया कि हम, लेकिन हुआ ये कि उस आइलैंड के एक तरफ तो समुंदर था, दूसरी तरफ 3 तरफ दरिया था, 2 तरफ, और दरिया समुंदर में गिर रहे थे। तो अब उसे अबूर कैसे किया जाए। किश्तियों की तलाश हुई, किश्तियां नहीं मिली कहीं पे भी, क्योंकि रेबल्स ने काबू कर ली हुई थी या डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। तो वहाँ पे एक असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर भी था उस श्याम नगर में। तो उसकी एक फेरी थी, बार्ज, जिस पे वो जीप लेके तो पार जाया करता था। रस्से वस्से बंधे हुए थे दोनों तरफ। तो मैंने वो बार्ज को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रात 12-1 बजे तक हमें वो मिली नहीं। रात को मेरे ख्याल 1 बजे के बाद जब चांद चढ़ गया हुआ था और समुंदर की लहरें अंदर आ रही थी मेनलैंड पे, और जिस क्रीक में वो फंसी हुई थी उस क्रीक में भी पानी आया और बंदे मकामी लगा के और हमने उसको रिलीज करवाया और मैं उसको वापस लाया। तो उस वक्त कोई 1-2 बजे का टाइम हो चुका था। तो फिर मैंने, छोटा ट्रक था हमारे पास, मैंने पहले जवानों को जजीरे के पार पहुंचा दिया और उन्होंने कहा कि आगे जाके पोजीशनें ले लो। और फिर कैप्टन जफ़र भी आगे चले गए और उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया आगे का। तो फिर मैंने ट्रक को उस पर चढ़ाया तो ड्राइवर ने तो इनकार कर दिया कि ये डूब जाएगा, ये इसके लिए तो बना ही नहीं, ये तो जीप के लिए है। तो मैंने डांट डपट करके उसको उसके ऊपर पहले जीप को पार किया, उसके बाद ट्रक को, और ट्रक के साथ मैं खुद था। मैंने कहा अगर ट्रक डूब गया तो चलो मैं भी साथ डूबूंगा, तो कोर्ट मार्शल तो नहीं होगा ना। तो एनीवे हुआ ये कि जब ट्रक सेंटर में पहुंचा, दरिया के ऊपर से सख्त बारिश शुरू हो गई और जो बार्ज के नीचे किश्तियां थी उनमें पानी भरना शुरू हो गया। तो वो शुक्र है बीच में लोटे डब्बे कुछ किस्म की चीज़ें पड़ी हुई थी। तो हम 4-5 लोगों ने कश्तियों को खाली करना शुरू किया। फिर दरिया इतनी स्पेट में था कि पानी ऊपर तक से लहर आती थी और गुजर जाता था। लेकिन ये एक मौजज़ा ही हुआ कि हम इतने बड़े ट्रक को लेके, गाज ट्रक था छोटा, बल्कि डाश ट्रक, तो हम पार चले गए और जो ही वो ऊपर चढ़ा तो बार जो है ना वो डूब गई। खैर उधर बंगाली मुहब्बे वतन लोग थे, उन्होंने कहा कि हम इसको निकाल लेंगे। तो हम आगे बढ़े और चूँकि सुबह 5 बजे के करीब हम उस जगह पे पहुंचे जहां रेबल फोर्स ने डेरा लगाया हुआ था।
और चूंकि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन तो उन्होंने खुद काट दी हुई थी, तो लिहाजा उनको राब्ता ही नहीं था साहिल के साथ के वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी आ रही है जा रही है। तो हुदा उस फोर्स के कमांडर थे जो बाद में बांग्लादेश आर्मी में ब्रिगेडियर बने। शायद मुजीबुर रहमान के दौर में शायद वो कत्ल हो गए थे, या अल्लाह करे जिंदा हो। तो सुबह की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हवा मुखालिफ सिमत से आ रही थी, यानी हमारे फ़ायदे में थी कि जब हवा उस तरफ से आ रही हो तो हमारी नकलो हरकत तो उस तरफ जा नहीं सकती थी। तो नतीजा ये निकला कि हमने 2 ग्रुप कर लिए, एक मेरे साथ एक कैप्टन जफर के साथ। उन्हें मैंने कहा कि आप डायरेक्ट इन पे अटैक करेंगे, मैं इनको पीछे से घेरूंगा और जितने बंदे हो सका उनको हैंड्स अप करवा के तो मैं वापस ले आऊँगा। लेकिन ज़ाहिर है जो ही इन लोगों ने हल्ला बोला तो उधर से जवाबी फायरिंग शुरू होगी। और लेकिन चूंकि वो सरप्राइज हो गए थे, और लड़ाई में सरप्राइज से बड़ी बात और कोई नहीं होती। आपके पास वेपन्स इन्फीरियर हों, आपके पास फोर्स बहुत थोड़ी हो, लेकिन अगर आप फ़रीक़ मुखालिफ को, दुश्मन तो मैं नहीं कहूँगा, फ़रीक़ मुखालिफ को अगर आप सरप्राइज़ दे सकते हैं, अचानक उस पर पहुँच सकते हैं, तो वो आप समझें कि आप जीत गए। तो वो हमने सरप्राइज़ दिया था, तो वो अक्सरियत भाग पड़ी हथियार छोड़ के। वहाँ से 100 से ज़्यादा राइफलें मिली हमें। और उसके बाद मैं राइट साइड से जंगल से होकर निकला ताकि इनको पीछे से जाके मैं रोकूं ताकि इंडिया में न जाएं। लेकिन हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता होते होते मेरे साथ जो 10-12 लोग थे वो सारे, कोई उधर रास्ता भूल गया, कोई उधर निकल गया, कोई उधर पीछे चला गया। तो मैं और मेरे साथ एक लाइट मशीन गन वाला था, हम दोनों थोड़ी दूर आगे गए तो चूँकि कीचड़ बहुत ज़्यादा था और बारिश भी हो रही ऊपर से, तो उसकी मशीन गन में कीचड़ विचड़ उतर गया, तो वो भी रुक गया। अब मैं अकेला चेस कर रहा था और वो 100-150 के करीब तो मैं सर गिन सकता था। आगे एक वसी और रीज़ दरिया का हिस्सा भी था और झील भी थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और उससे नीचे समुंदर था, बे ऑफ बंगाल। तो अब सुबह हो चुकी थी और मुझे पता था कि मैं अकेला रह गया हूँ क्योंकि साथ इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। लेकिन उनको ये एहसास नहीं था कि पाकिस्तानी कितने आ रहे हैं उनके पीछे, क्योंकि पूरी झील में, पूरे पानी वाले उसमें हर तरफ फायरिंग हो रही थी। घबराहट में वो भी फायरिंग कर रहे थे, इधर से मैं कभी फायर करता था तो आगे से 10 आदमी फायर का जवाब देते थे, और हर कोई दूसरे को, क्योंकि पानी काफ़ी गहरा था और पाँव किसी जगह लगते थे, किसी जगह नहीं लगते थे। तो ज़ाहिर है वो भी अक्सरियत यही समझ रही थी कि ये पाकिस्तानी आ रहे हैं और भागो। ज़ाहिर कोशिश ये हो रही थी उनकी कि हम इंडियन सेफ हेवन में पहुंच जाएं। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे बहुत सारा वाटर हैजर्ड भी था। ये झीलों में जो कमल नहीं फैल जाता, और जड़ी बूटियाँ और भी कई किस्म की होती हैं, तो कमल बहुत फैला हुआ था और बाज़ जगहों पे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, इतना थिक था। तो मैं बहरहाल उसका सहारा लिए मैंने 6-7 लोगों को पॉइंट आउट कर लिया। मैंने कहा मैंने इनको काबू करना है। तो मैं उन पे फायर करता रहा, वो जवाबी फायर करते रहे। कभी मैं पानी के अंदर, कभी वो पानी में छुप गए, कभी वाटर हैजर्ड में। तो फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल उनके करीब पहुंच गया और आगे थोड़ा सा वो कमल का एक तख्ता सा था, मैंने उसके नीचे से गोता लगाया, या पंजाबी में कह लें चुभी लगा के, तो मैं बिल्कुल उनके सरों पे पहुंच गया और एक फायर मैंने किया। वो फायर एक रेगुलर आर्मी का जवान था, वो उसकी राइफल के बट मैगजीन में लगा और उसने हाथ खड़े कर दिए और शाउट कर दिया। मतलब घबरा गया वो। तो बाकियों को मैंने कहा कि तुम सब लोग घेरे में आ गए हो, हम चारों तरफ पहुंच गए हैं, तो तुम सरेंडर कर दो वरना सारे मारे जाओगे। तो वो
उन 7 के 7 लोगों ने हैंड्स अप कर दिया। अब मैं उन्हें लेके वापस आ रहा हूँ और वापस भी काफ़ी फासला था पानी में, तो उन्होंने किसी ने एक ऊपर किया हुआ है, किसी ने दूसरा किया हुआ है और वो चलते आ रहे हैं, कहीं तैरना पड़ता है। तो कुछ पीछे एक छोटा सा आइलैंड था, कह लें कि 10-15 फुट का होगा। उस पर एक टुंडी खजूर थी जिसको रॉकेट लगा था और वो टुकड़ा हुआ था। तो मैंने इनको कहा कि बंगाली में उनको कहा कि 4 कहते हैं बंगाली में जजीरे को, मैंने कहा तुम इस 4 पे चढ़ जाओ। तो वो चढ़ गए, मैं भी ऊपर चला गया। और मैंने उस वक्त जब मैंने आखिरी फायर किया, उसके बाद मैंने दोबारा फायर किया तो मेरी गन चली नहीं और मैं समझ गया कि अब मामला ख़त्म है, क्योंकि उससे पहले एक आध मैगजीन में पैंग भी चुका था। तो मैंने अपनी स्टेन गन, अब ये एक हैरान कुन वाक़या है और आप भी इस पे गौर करना कि ज़िंदगी और मौत के फैसले कहाँ पे होते हैं और कौन करता है, और इसलिए खौफ किस चीज़ का, डर किस चीज़ का। मैंने अपनी स्टेन गन जो है वो सब मशीन गन उतार के वो टुंडी खजूर के ऊपर लटका दी और सुबह 11 बजे का टाइम था। बादल कहीं बरस रहा था, कहीं से छट चुका था, सूरज नज़र आ रहा था और मैंने वहाँ पे 2 नफल नियत लिए। अब ये 7 आदमी खड़े हैं जिनमें सबके पास इंडियन SLR सेल्फ लोडिंग राइफल है। उनके बंडोलियर्स जो हैं डबल बंडोलियर्स, मसलन एक मैगजीन नीचे बेल्ट में, एक ऊपर, मैगजीन्स भरे हुए हैं। फिर उन्होंने डैगर्स लगाए हुए हैं, कमांडो डैगर्स। फिर कुकरी एक वेपन होता है जो जंगल वारफेयर में ना आप शाखें वाखें तोड़ने के लिए काम आता है, बड़ा हैवी होता है और वो किसी गर्दन पे ही लग जाए तो गर्दन 2 टुकड़े हो जाए। तो एक एक कुकरी लगाई हुई है, हैंड ग्रेनेड लटक रहे हैं 2-2, और उन सब ने वो मुझे देखते रहे और मैंने वो 2 नफल बड़ी तसल्ली से पढ़े। और जब मैंने सलाम किया तो लेफ्ट पे वही जो LMG वाला मेरा जवान था अकरम भी सजदे में गिरा हुआ था। अब तसव्वुर करें कि लिबरेशन फोर्स जानती है कि पाकिस्तान आर्मी के जो हाथ आ गया वो बस फिर गया, क्योंकि अफसोसनाक है ये सब कुछ, लेकिन जंगों में सब कुछ जायज़ नहीं होता। और जंगी कैदी जो है उसको तो हमें वो कन्वीनियंस देनी चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के कैदियों को दी थी। तो बहरहाल चूँकि खौफ तो छाया हुआ था कि जो पकड़ा गया वो मारा गया, तो वो जानते थे कि अब क्या होगा, लेकिन वो 7 के 7 बिल्कुल चुपचाप और गन खड़े के खड़े रह गए। किसने उनकी हौसला छीन लिया, किसने उनके हाथों पे कब्जा कर लिया, और कौन सी कुव्वत थी। और फायर करना तो अलग बात है, अगर उनमें से कोई, उन्होंने बूट पहने हुए थे, तो उनमें से कोई, जब मैं सजदे में था तो कोई मुझे मेरी कनपट्टी पे ठुड्डा मार के मुझे पानी में गिरा देता तो मेरा तो काम हो जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैंने पूरे आराम से वो नफल पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने उनके लिए दुआ भी की कि या अल्लाह इनको हमसे मिला दे वापस। और फिर उनमें से एक मुझे बाद में गले भी मिला और आंसू थे उसकी आंखों में। उसने कहा कि हम क्यों आपस में लड़ते रहे हैं। ज़ाहिर है मेरा आंखों में नहीं तो दिल तो आंसुओं से, खून से भरा हुआ था, और मेरा दुख भी यही था कि हम क्यों लड़ रहे हैं आपस में। बहरहाल हम उन्हें वापस लेके आ गए, और जब ये सारी सिचुएशन वहाँ पे यूनिट में पता लगी, ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ख़बर गई, ईस्टर्न कमांड को भी गई, तो ब्रिगेड कमांडर ने मुझे शाबाश दी, जनरल अंसारी ने, मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन अंसारी ने फ़ौरन मुबारक भी दी और एक लेटर भी लिखा हम दोनों के लिए। और ब्रिगेड कमांडर ने मुझे फ़ोन किया कि मैं अब तुम्हें यहाँ निशाने अदर तो मिलता नहीं है, देते नहीं हम, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड एक बार ज़रूर कर दूँगा। मैंने कहा सर खुदा का खौफ करें, निशाने अदर हो या सतारा जुरत हो या सतारा खिदमत हो, जब भाइयों में जंग हो रही हो तो तमगे नहीं बांटे जाते। तो ब्रिगेडियर ने फिर तंग आके मुझे कहा कि काफिर यू आर इनकरेजेबल। तो मैं इनकरेजेबल ही रहा। मैंने जंग लड़ी तो अपनी सोच के, फ़िक्र के मुताबिक, इन्फेंट्री प्लटून इन बैटल के मुताबिक नहीं। मैंने जंग लड़ी
तो उनको अपना भाई और दोस्त समझ के लड़ी, मैंने उन्हें दुश्मन कभी ना समझा। बहुत कुछ है और कहने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी मामला तवील हो गया, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।